तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे और साथ में ही हमने सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता क्या है, व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो होने लगता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस फिजिक्स में मेटेलिक कंडक्टेंस से कैसे डिफरेंट है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मेटेलिक कंडक्टेंस यानी जो मेटल के द्वारा जो कंडक्टेंस होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या अंतर है। तो मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या होता है कि करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होता है, मेटल्स में होता है, और मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हम एक मेटल का रॉड लिए हैं, ठीक है, और इस मेटल के रॉड में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम एक पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं Na+Cl-। तो यार साथ में यहाँ पर वाटर भी रहता है, सॉल्वेंट कौन रहता है, यहाँ पर वाटर रहता है, मतलब कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, जनरली हम लोग वाटर ही सॉल्वेंट लेते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि यहां पर जो करंट फ्लो होता है किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो करता है कि नहीं, एक डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। लेकिन तो यहां हम लिख देते हैं जो करंट फ्लो होगा किसके द्वारा होगा, करंट फ्लो बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। जो करंट फ्लोज होता है बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पर करंट फ्लो होता है। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पर करंट किसके द्वारा फ्लो होता है, यहाँ पर करंट फ्लो होता है आयंस के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा, क्या देगा, आयंस देगा, और वो आयंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यानी करंट फ्लो किसके द्वारा होगा, आयंस के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। किसके द्वारा हो रहा है, आयंस के द्वारा। तो हम यहाँ कह सकते हैं करंट फ्लो बाय फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं उनके द्वारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये पहला डिफरेंस था। अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है हमारा, तो हमारा दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस। तो अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें भी होता है रेजिस्टेंस और इसमें भी पाया जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसमें रुकावट। तो अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट हो जाएगा या आयंस के फ्लो में जो रुकावट हो जाएगा उसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो में रुकावट मेटेलिक कंडक्टर में कैसे हो रहा है,
तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो मेटेलिक कंडक्टर होता है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। वो क्या किससे बना होता है? मेटेलिक कंडक्टर जो है हमारा वो एटम से बना होता है कि नहीं। तो जैसे ही हम करंट देते हैं तो क्या होता है? एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कि नहीं। एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक डायरेक्शन में क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। तो जब मेटल में एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एटम क्या बन जाएगा जी? पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा ना। और इसी कैटायन को हम लोग क्या कहते हैं? कर्नल्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो हर जगह क्या है? कर्नल्स है। हर जगह क्या है प्रेजेंट? कर्नल्स है। और ये कर्नल से क्या होगा? टकराएगा बार बार। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से टकराएगा और टकराएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो में रुकावट होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए गर्म हो जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज़्यादा देर चलाओगे तो गर्म हो जाता है। कारण क्या है? ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस का कारण कौन है? रेजिस्टेंस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स। अगर हम दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी आयंस के फ्लो में डिस्टर्बेंस होगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस किसके चलते होता है? तो यहाँ रेजिस्टेंस होने का एक से अधिक कारण है। तो यहाँ हम देखे थे सिर्फ एक ही कारण है, कर्नल्स के वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस किसके वजह से होगा? रेजिस्टेंस ड्यू टू। तो यहाँ रेजिस्टेंस होगा पहला सॉल्यूट के इंटरैक्शन से। किसके चलते होगा? सॉल्यूट के इंटरैक्शन से। सॉल्यूट के इंटरैक्शन से। अब देखिए जैसे यहाँ Na+ है, Cl- है। तो Na+ और Cl- के दोनों अपोजिट चार्ज आयंस है। Na+, Cl- दोनों अपोजिट चार्ज आयन है। तो ये अपोजिट चार्ज आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आपस में अट्रैक्शन होगा तो क्या ये फ्लो होने में रुकावट नहीं बनेगा? क्या ये फ्रीली फ्लो हो पाएगा? नहीं, क्योंकि Na+ Cl- को अट्रैक्ट कर रहा है और Cl- Na+ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस अट्रैक्शन के वजह से, इस इंटरैक्शन के वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप होगा, क्योंकि आयंस फ्लो होने में क्या होगा? थोड़ा दिक्कत होगा। दूसरा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन के चलते। सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के चलते Na+ चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। पानी के अंदर है ना Na+ एक्वस, और ये Cl- एक्वस। Cl- भी चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो ये हाइड्रेटेड कैटायन है और ये हाइड्रेटेड कैटायन यानी यहाँ पर जो Na+ चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से Na+ को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और इस एनर्जी को कहते हैं हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी। तो यहाँ सॉल्वेशन एनर्जी के चलते क्या हो रहा है? फ्लो में रुकावट होगा। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो Na+ ना ठीक से मूवमेंट कर पाएगा, ना Cl- मूवमेंट करेगा, क्योंकि वो भारी हो चुका है। Na+ चारों तरफ से वाटर से गिर गया, बन गया हाइड्रेटेड कैटायन। तो बहुत बड़ा साइज हो जाता है हाइड्रेटेड कैटायन का। और Cl- भी हाइड्रेटेड कैटायन बन गया है,
उसका भी साइज बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसमें अपने आप रेजिस्टेंस आ जाएगा। फ्रीली मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और तीसरा जो इंटरैक्शन होगा वो है सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल लो कि अगर आपको बोलेगा रोड में एक बार दौड़ो और एक बार बोलेगा पानी में दौड़ो, तो किस में आसानी से दौड़ लीजिएगा? रोड में आप आसानी से दौड़ सकते हैं, लेकिन पानी में आप आसानी से नहीं दौड़ पाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो क्यों नहीं दौड़ पा रहे हैं पानी में? पानी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उस इंटरेक्शन को। एक वाटर दूसरे वाटर को पकड़ के रखा हुआ है, तो उस इंटरेक्शन को तोड़ के तब ना आप आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर भी कैटायन के साथ यही समस्या है कि कैटायन एनायन को अगर पानी में मूव करना है, तो कैटायन और एनायन को जब पानी में मूव करना है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन है उसको तोड़ के आगे निकलना पड़ता है। तो वो इंटरेक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच के चलते यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 3 तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस जनरली एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके चलते जो कैटायंस और एनायंस है वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, लिख लो। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ किसी का डिकम्पोजिशन होता है क्या? कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो डिकम्पोजिशन, तो हमारा तीसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, तो नो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। और अगर हम यहाँ पर बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का, है कि नहीं? किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। और जो हमारा लास्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लगता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल कंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल का, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स हैं, ये कर्नल्स क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे। पहले स्थिर था, अब क्या हो गया, मोशन में आ जाएगा। और मोशन में आने के चलते इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत करेगा, ठीक है ना? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में भी तो एनर्जी आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगा, तो जो स्ट्रेट पाथ में चलना चाह रहा था वो टेंडेंसी कम हो जाएगा। क्योंकि जब किसी को हीट करते हैं तो उसमें एक एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाता है, हीट एनर्जी आने के चलते क्या होता है, वो डायरेक्शन लेस होने लगता है। तो पहले जो डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। पहले जो डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स का एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने पर पॉजिटिवली चार्ज जो कर्नल्स होता है वो मोशन में आ जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होता है, और जिसके चलते जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, कंडक्टेंस घट जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
रेजिस्टेंस इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन, कितना बस बज रहा है, ये आवाज़ कर रहा है, कितना आज बस पार हो रहा है। क्या जी आवाज़ कर रहा है? चलिए, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैटायन और एनायन के बीच में जो इंटरेक्शन है, या ये सभी इंटरेक्शन सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा। सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इंटरेक्शन कम क्यों हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कम होते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरेक्शन कम होगा, एनर्जी आ गया, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा तो इंटरेक्शन टूटते जाएगा, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होते जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो कैटायन एनायन को फ्लो में आसानी मिलेगा, आसानी से फ्लो हो सकेगा। तो जब कैटायन और एनायन आसानी से फ्लो होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये था हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच का डिफरेंस। तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि कंडक्टेंस होता क्या है। व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का एक उल्टा शब्द है कि नहीं। रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बात सिंपल सा है। रेजिस्टेंस हम जान रहे थे, रेजिस्टेंस क्या है, जो रुकावट, प्रतिरोध, और कंडक्टेंस क्या है, उसका ठीक उल्टा शब्द। रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या बताता है, तो कंडक्टेंस बताता है कि कितना आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। कंडक्टेंस क्या बताता है, कंडक्टेंस बताता है, या कंडक्टेंस क्या मेजर करता है, तो कंडक्टेंस मेजर करता है कि करंट कितना आसानी से फ्लो हो रहा है, ये ना मेजर करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस मेजर्स हाउ इजी करंट flows through the solution, है कि नहीं। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन से कितना आसानी से करंट फ्लो होगा, इसी को कंडक्टेंस मेजर करता है। ठीक है, तो
अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, रेजिस्टेंस तो हर जगह ही होगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। अब ये लेंथ क्या होगा, वहां पर मेटेलिक कंडक्टर में एल क्या था, एल था कंडक्टर का लेंथ, एल क्या था वहां पर, कंडक्टर का लेंथ। तो यहां पर जो लेंथ होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो हमारा कंडक्टेंस किसके द्वारा हो रहा है, इस सॉल्यूशन के द्वारा ना, यहाँ कंडक्टेंस किसके द्वारा हो रहा है, ये सॉल्यूशन के द्वारा। तो कहाँ से कहाँ करंट फ्लो होगा सॉल्यूशन में, यहाँ से यहाँ ना फ्लो होगा। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, एल, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, एल, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। एल क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर आएगा बीच में, वाटर ज़्यादा आएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कैटायन को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, और ज़्यादा दूरी तय करने पड़ेगा तो सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। और रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। अगर मेटेलिक कंडक्टर में देखें, जितना ज़्यादा एरिया होगा, चौड़ा होगा रॉड, उतना आसानी से करंट फ्लो होगा, यानी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में आसानी होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ए क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये इलेक्ट्रोड का मोटाई है, इलेक्ट्रोड का विड्थ या इलेक्ट्रोड का चौड़ाई। तो जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा इलेक्ट्रोड, उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में आसानी होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, सिंपल सा बात है। तो ए क्या है हमारा यहाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। और जब इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर लिख लीजिए रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। या इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, 1/r कर दिए, इस सबको उल्टा कर दिए तो 1/ρ हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे चला जाएगा। तो ये 1/r क्या है, यानी रेजिस्टेंस उलट गया ना। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो इस कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ रो है 1/ρ। तो 1/ρ का रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट करेंगे किससे, किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, कप्पा से। तो ये ग्रीक वर्ड है, के नहीं है, ये एक ग्रीक सिंबल है कप्पा, A/L। के ऐसा दिखने में लगता है लेकिन ये के नहीं होता है। तो यहाँ जो कप्पा है, ये कप्पा को हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी, या हम इसको कहेंगे क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
कप्पा बराबर हो जाएगा हमारा Cl/A। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? Cl/A। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस इंटू L/A। तो L क्या है यहाँ पर? L है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है कि नहीं? और A क्या है यहाँ पर? यहाँ पर A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, और L/A को हम लोग कहते हैं, L/A को हम लोग कहते हैं क्या? सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। L/A को क्या कहते हैं हम लोग? सेल कांस्टेंट। तो कप्पा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? कंडक्टेंस का और सेल कांस्टेंट का, याद रख लीजिएगा। तो कप्पा जो होता है यानी कंडक्टिविटी जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? कंडक्टेंस का इंटू सेल कांस्टेंट का। तो अब हम लोग जानेंगे एक्चुअली में कंडक्टिविटी होता क्या है, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। यहाँ तो अभी हम जाने कि कंडक्टिविटी होता है कप्पा, इन कप्पा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर कंडक्टिविटी का असली मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं कंडक्टिविटी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कप्पा से, ठीक है। तो एक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं फिर से, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिए और यहाँ पर सॉल्यूशन कौन है? Na+Cl- हर जगह क्या है? Na+ है, Cl- है, हर जगह Na+ है और Cl- का आयंस है। आप चाहे तो कोई दूसरा भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह क्या है? यहाँ पर आयंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर आयंस तो होगा ही। तो ये जो डॉट है ये बता रहा है कि यहाँ पर हर जगह क्या है? सॉल्यूशन में आयंस है कि नहीं? तो कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी 1 cm³ सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। ये 1 cm³ क्या होता है? तो ये एक वॉल्यूम है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। तो जैसे हम 1 cm³ यहाँ से उठाएं तो 1 cm³ उठाए यहाँ पर, तो ये एक वॉल्यूम है ना। ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? 1 cm। ये जो छोटा सा क्यूब दिख रहा है ये क्या है? 1 cm³ दिख रहा है। तो ये 1 cm³ में कुछ ना कुछ तो आयंस होंगे ना। अगर हम इतना वॉल्यूम निकाल लें, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में
किस शेप का कंटेनर है? क्यूब शेप का है। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या ले ले? 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो इसमें पानी हटेगा ना, तो जो पानी हटेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब कहीं से भी पानी निकाल लें, इतना अमाउंट ऑफ पानी कहीं से भी निकाल ले, तो जो उसके द्वारा जो कंडक्टेंस होगा उसी को कहेंगे क्या? कंडक्टिविटी। और इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा? अभी हम लोग कप्पा बराबर क्या पढ़े थे? CL/A। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये ना पढ़े थे? तो कंडक्टेंस का क्या होता है यूनिट? कंडक्टेंस का होता है पर ओम, रेजिस्टेंस का होता है ओम। तो कंडक्टेंस का क्या होगा? पर ओम। और L/A, लेंथ हम किस में लेते हैं? यहाँ पर सेंटीमीटर में लेते हैं। लेंथ किस में लेते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड सेंटीमीटर में। और एरिया किस में लेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या आएगा? सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पर cm। तो हमारा यूनिट क्या मिलेगा हमको कंडक्टिविटी का? कप्पा का यूनिट क्या होगा? पर ओम पर cm। पर ओम को हम लोग क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। साइमन पर cm अलग अलग तरह से लिखते हैं हम लोग। तो अब हम समझेंगे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन? तो ये हमारा सॉल्यूशन है ना, देखो तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? सॉल्यूशन है कि नहीं? इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? V है। V क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम चाहते हैं इस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालने, यानी कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। और कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? लैम्डा से। इसको कहते हैं बड़ी लैम्डा। लैम्डा भी दो तरह से लिखते हैं, एक बड़ी लैम्डा और एक छोटी लैम्डा। तो ये जो जिराफ की तरह है ये है छोटी लैम्डा, और ये वाला जो पाई की तरह है वो है बड़ी लैम्डा। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट करते हैं हम लोग बड़ी लैम्डा से, यानी इसको हम लैम्डा ही कहेंगे। और तो इस सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा? तो जो 1 सेंटीमीटर का कंडक्टेंस क्या होता है? कप्पा। हम जानते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? कप्पा, है कि नहीं? तो अगर हम बात करें कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, कितना लें कंडक्टेंस? V सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है जी? V सेंटीमीटर क्यूब, यानी पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? V सेंटीमीटर क्यूब। तो ये V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, इसका कंडक्टेंस क्या होगा? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन था इसका कंडक्टेंस था आपका कितना? कप्पा। तो पूरे सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? 1 का पता है, तो हम जितना भी होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू V। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू V।
तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एक का कंडक्टेंस और जितना वॉल्यूम है सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक होगा मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग पढ़ेंगे अब मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, लैम्डा एम से। तो आखिर मोलर कंडक्टिविटी का क्यों ज़रूरत पड़ा। जब कंडक्टिविटी पढ़ ही रहे थे तो मोलर कंडक्टिविटी का ज़रूरत क्यों पड़ा हमें। तो जैसे हम मान लिए हम दो आदमी को सॉल्यूशन बनाने दे दिए, तो दो आदमी अपने अपने हिसाब से सॉल्यूशन बनाया और हम दोनों आदमी से पूछे कंडक्टिविटी बताओ। तो जो कम सॉल्यूट डाला होगा तो उसका कंडक्टिविटी कम आएगा, और जो ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया होगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा आया होगा। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या था, कप्पा क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना वॉल्यूम में जो आयन प्रेजेंट होगा वही तो था कंडक्टिविटी। अगर कोई ज़्यादा सॉल्यूट डाला तो इसमें आयंस ज़्यादा होंगे, अगर कोई कम डाला तो आयंस क्या होंगे, इसमें कम आयन होंगे, तो ऑब्वियसली उसका कंडक्टिविटी कम होगा। लेकिन अगर एक आदमी ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया है तो ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया है तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आयंस का संख्या ज़्यादा होगा, तो उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अमाउंट हम फिक्स कर देंगे। यानी हम क्या ले रहे हैं कि हम उतना वॉल्यूम ही सॉल्यूशन लेंगे जितना वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट हो, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। अब हम दोनों आदमी को बोल दिए कि जितना भी वॉल्यूम सॉल्यूशन तैयार करना है तैयार करो, लेकिन उसमें सॉल्यूट कितना डालना, 1 मोल ही डालना। तो उसे क्या कहेंगे, 1 मोल के द्वारा कंडक्टेंस। तो 1 मोल सॉल्यूट के द्वारा जो कंडक्टेंस होगा उसी को कहते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टिविटी। उतना वॉल्यूम जिसमें 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है और उतना वॉल्यूम जिसमें 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके द्वारा जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 1 mole of solute is called मोलर कंडक्टिविटी। उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिए और इस सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल क्या है, 1, n क्या है, नंबर ऑफ मोल, और n क्या है, 1। 1 मोल है तो n बराबर 1 हो जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है जरा बताइएगा, नंबर ऑफ मोल बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल क्या ले लिए 1, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m। ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो वॉल्यूम किस में है लीटर में, मोलरिटी में वॉल्यूम किस में लेते हैं हम लोग लीटर में, तो ये 1/m जो है ये क्या है लीटर में आया। अगर हम चाहते हैं इसको किस में कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो जनरली हम वॉल्यूम सेंटीमीटर में ही लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम लीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml को ही 1 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो गया 1000/m, है कि नहीं। तो यहां हम जानते हैं कि कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, अभी पढ़े थे कप्पा गुना v, है कि नहीं। और इतना वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट है ना, इस वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे मोलर वॉल्यूम। क्या कहेंगे मोलर वॉल्यूम। अगर कंडक्टेंस 1 मोल के द्वारा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू Vm। तो Vm क्या है, ये Vm है, क्योंकि इस वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मोल ना प्रेजेंट था। ये जो वॉल्यूम निकला इस सॉल्यूशन का ना वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम में कितना है 1 मोल। तो ये जो Vm है, ये Vm क्या है मोलर वॉल्यूम। तो लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कप्पा, तो लैम्डा m क्या हो जाएगा कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम क्या है 1000/m। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, और m क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन, मोलरिटी है, ये कंसंट्रेशन है। m क्या है हमारा यहाँ m है हमारा मोलरिटी, यानी जिसको हम क्या कहेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक मेथड है मोलरिटी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट, कब मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, आखिर मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि कप्पा का यूनिट क्या होता है पर ओम पर cm। अभी तुरंत ना देखें हम लोग। और ये क्या था 1000/m, क्या था ये 1000/m वॉल्यूम था ना, मोलर वॉल्यूम था ना। ये 1000/m अभी जो निकाले थे यहाँ पर, ये 1000/m जो लिखे ये एक्चुअली Vm का वैल्यू था, और Vm क्या है मोलर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लिए थे सेंटीमीटर क्यूब में, तभी तो 1000/m आया था। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम लिए हैं वो क्या किस में लिए हैं सेंटीमीटर क्यूब में लिए। और ये वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मोल ना, वॉल्यूम में इस वॉल्यूम में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मोल, यानी पर मोल। तो अगर इसका यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा पर ओम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यूनिट याद रखना जरूरी है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंडक्टेंस ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन पर cm फुल स्टॉप, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें यहाँ पर कंडक्टिविटी दिया गया है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन किसका है, KCl का है, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी दे दिया गया है। हमें कैलकुलेट करना है क्या, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम लिख लेंगे। तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.020 m सॉल्यूशन, तो ये क्या दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले 0.02 m क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दिया है मोलरिटी दिया हुआ है, 0.20 m मोलरिटी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन पर cm। तो यहाँ यूनिट देख लीजिए, तो साइमन पर सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, कप्पा का, कंडक्टिविटी का। तो कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 0.0248। अब हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो कप्पा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.0248 इंटू 1000 और बाय m, और m का वैल्यू क्या है 0.20। तो डिसिमल हटा दीजिए, 1 2 3 4 4 0 4, और यहाँ से हटाएंगे तो 2 0। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। अब 0 0 को कटाएंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ 0 बचा हुआ है, 1 0 यहाँ बचा हुआ है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 248/2, 2 से कट जाएगा, एक बार में, दो बार में, चार बार में। तो जो सीधा सा आंसर आया मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा 124, और हम इसका यूनिट क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 साइमन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन किसका है KCl का, और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है 0.001 m दिया हुआ है, और उस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है, सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर उस सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस बता दिया गया है, कितना है रेजिस्टेंस 1500 ओम। तो हमें पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सेल कांस्टेंट क्या होगा। तो सेल कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है L/A। हमें L/A का वैल्यू फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है L/A का वैल्यू फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है कंडक्टिविटी दिया हुआ, यानी कप्पा दिया हुआ है। कप्पा क्या दिया हुआ है 0.146, यूनिट देख के भी पहचान में आना चाहिए, साइमन पर सेंटीमीटर। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है कप्पा है। तो L/A का कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इंटू L/A, सेल कांस्टेंट पढ़े ना। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट।
तो यहाँ पर तो C नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो C को R में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो C के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/R L/A। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ फाइंड करना है L/A फाइंड करना है। तो L/A इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू R। तो आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। तो L/A जो होगा वो क्या होगा, कप्पा का वैल्यू क्या है हमारा 0.146 10⁻³ और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 1500। तो 1500 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम पॉइंट हटाएं यहाँ पर तो क्या होगा 3 0। तो 3 0 से क्या होगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से तो ये 3 बार में और ये 2 बार में। तो L/A जो होगा वो क्या होगा, 146 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 73 इंटू 3 इंटू 10⁻³ तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, L/A 3 तिया 9 7 तिया 21 219 इंटू 10⁻³ L/A का वैल्यू क्या होगा, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो हमारा जो L/A होगा वो क्या होगा 219.0 इंटू 10⁻³ पर cm। तो जनरली मोलर कंडक्टिविटी पे जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल ही होते हैं और बोर्ड में तो निश्चित है कि मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।